अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, पहले डालते हैं एक नज़र उन पर। फैज अहमद फैज और पाकिस्तान की पहली फौजी बगावत, एक इल्जाम या इनकलाब की कोशिश। मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई एक कदम और आगे बढ़ गई। दस्तूर शिकनी के मुकदमे की समाअत के लिए नोटिफिकेशन जारी। मुआहदे के तहत नेटो सप्लाई नहीं रोक सकते, अलबत्ता मुज़ाकरात के दौरान अमरीका तालिबान को ड्रोन का निशाना नहीं बनाएगा। सरताज अजीज की सेनेट की कमेटी को यकीन दहानी। मलाला को आजादी राय का सखारूफ अवार्ड भी मिल गया। यूरोपीय पार्लियामेंट में गैर मामूली पजीराई। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। आज फैज़ अहमद फैज़ की 29वीं बरसी है और फैज़ अहमद फैज़ साहब, शामी साहब, एक वो किरदार हैं जो अपनी रोमान पसंद शायरी की वजह से बड़ा मशहूर है। और आज आपने जो दूसरा पहलू उसका, नहीं, वो रोमान पसंद शायरी नहीं है सिर्फ उनकी, हाँ, उनमें एक इनकलाब की लौ भी है, एक अपनी मुनफरिद डिक्शन भी है। और इकबाल के बाद जो शायर जो है मेरे दिल में रहता है वो फैज़ अहमद फैज़ है। अच्छा। और इकबाल की रवायत जो है उसके शायर हैं वो, ठीक, यानी एक अपनी मुनफरिद डिक्शन है। तो बहरहाल वो एक बड़े आदमी थे। जब जिंदा रहे तो उनसे इख्तलाफ रहा, उन पर तनकीद भी होती रही। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने एक नज़्म कही थी, उसका बड़ा चर्चा हुआ। उस वक्त के हालात में तो उसे सख्त नापसंद किया गया। बिल्कुल। और क्या नज़्म है, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। तो अब ये जो आज़ादी को जब ये कहा गया तो उस पर लोगों को बहुत गुस्सा आया। लेकिन आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये नज़्म पढ़ते हैं तो इस मिसरे की मानवियत जो है वो भी उजागर होती है। तो मुख्तलिफ हालात से मानी भी बदल जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन भी जो है एक और रुख इख्तियार कर लेती है। तो बड़ा फैज़ अहमद फैज़ एक चीफ एडिटर हुए रोज़ाना पाकिस्तान टाइम्स के, ठीक। और उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स एशिया का बेहतरीन अखबार समझा जाता था। अच्छा। एक गलती उसमें नहीं होती थी। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनकी हमदर्दी थी और उनको रूस नवाज भी समझा जाता था। और ये जो हमदर्दी है उनकी, उनको जेल में ले जाने का भी सबब बनी। जो पहली बगावत जिसका जिक्र, बगावत कर लीजिए आप, क्योंकि आज परवेज मुशर्रफ साहब का चर्चा हो रहा है ना कि उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तो इस पर मुझे याद आया कि भाई ये जो पहली बगावत है जो पाकिस्तान फौज में हुई थी या जिसका इल्ज़ाम लगा था, उसमें फैज़ अहमद फैज़ भी मुल्ज़म थे। लेकिन उस वक्त आर्टिकल 6 नहीं होता था। आर्टिकल 6 नहीं था, लेकिन दस्तूर में दफात मौजूद थी। अच्छा। कानून में, अच्छा। ताज़ीरात पाकिस्तान में, ठीक। क्योंकि जो कानून से के साथ एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसको गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश करना ये बगावत रही है। अच्छा। और आप इसके, और यानी ये 124 दफा 124 होती थी ताज़ीरात पाकिस्तान की उस वक्त, उसमें कई मुकदमात कायम हुए। तो मेजर जनरल अकबर जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे पाकिस्तानी फौज के, और उस वक्त अयूब खान जो थे, यानी जब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने तो अयूब खान डिप्टी कमांडर इन चीफ थे पहले। तो जब फिर गिरेसी रुखसत हुए तो अयूब खान को कमांडर इन चीफ बनाया गया और ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। बड़े एक अपनी जगह एक मिसाल
थी इनकी, बहुत बहादुर आदमी थे और बहुत जीदार जर्नैल थे। और कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसमें उन्होंने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया। अच्छा। उनका नाम जो था उस वक्त जनरल तारिक था। अच्छा, यानी इस जनरल तारिक के नाम से ठीक उन्होंने लीड किया फोर्सेस को और प्लान किया। और वो नहीं चाहते थे कि जंग बंदी हो कश्मीर में। ठीक। जब कश्मीर में जंग बंदी कबूल कर ली पाकिस्तान की हुकूमत ने तो ये उसके बड़े सख्त नाक़िद थे, उनको सख्त नापसंद गुजरी। और उस वक्त जो हमारे फौजी नौजवान कई ऐसे थे जो उनको आइडियलाइज करते थे और उनके साथ यंग टर्क्स कहते थे उनको फौज का। अच्छा। अब और उन्होंने तनकीद भी की और उनका ख्याल ये था कि हम फतह कर सकते थे, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा सकते थे और ये जंग बंदी करके एक आज़ादी कश्मीर जो है उसका बाब एक तरह से बंद कर दिया हमने। ये पब्लिक इंप्रेशन भी था या खाली? पब्लिक इंप्रेशन भी था। अच्छा। लोगों से कहते थे, बाद में भी ये चीजें वाज़ेह हुई, सामने आई। अच्छा। इसकी बुनियाद पर उन्होंने फिर ये हुकूमत के खिलाफ बगावत का कह लीजिए उसका तख्ता उलटने का प्रोग्राम बनाया। ठीक। तो प्रोग्राम यह था कि गवर्नर जनरल और वजीर आजम दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा। उस वक्त आप याद रखें गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ठीक, और वजीर आजम थे लियाकत अली खान। अच्छा। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल है उसको मजबूर किया जाएगा कि वो वजीर आजम को डिसमिस कर दे, ठीक, या असेंबली तोड़ दे। अच्छा। और उसके बाद फिर अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर नए इंतखाबात कराए जाएंगे, ठीक, और नई दस्तूर असेंबली होगी और फिर नया दस्तूर बनाएगी। अच्छा। उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे काम करने की इजाजत नहीं थी, ठीक, वो अंडरग्राउंड थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से सज्जाद जहीर साहब यहां आए थे, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो वर्कर्स में, तालिब इल्मों में उसका एक अच्छा असर और रसूख था, क्योंकि लोग नौजवान जो होते हैं गर्म खून होता है, वो नारों से मुतासर होते हैं, इनकलाबी नारों से। और उस वक्त जो हमारा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक बड़ी इनकलाब की नवीद बनती थी, और उसकी बातों में एक बड़ा अट्रैक्शन महसूस होती थी नौजवानों को कि भाई जब ताज उछाल दिए जाएंगे जेरो जबर हो जाएगा, जबरदस्त जो है वो जेरदस्त हो जाएंगे, और जो जेरदस्त हैं वो जबरदस्त हो जाएंगे। तो उनके साथ भी इन्होंने राब्ता किया। अच्छा। अब फैज अहमद फैज भी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते थे और मोहब्बत रखते थे, और उनको कहा गया कि ये प्रोपेगेंडे का मास संभालेंगे। अच्छा। जब ये बगावत कामयाब हो जाएगी या इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तो फिर एडिटोरियल सपोर्ट देंगे मीडिया के महाज पर फैज अहमद फैज, ठीक, प्रोपेगेंडे के महाज पर सज्जाद जहीर और हसन अता जो थे वो सूबा सरहद था उस वक्त खैबर पी के, यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार थे। और तालिब इल्मों में और मजदूरों में उसका खैर मकदम किया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन जो है इस तरह उसको हमवार किया जाएगा, और बस तख्ता उलट एक नया दौर होगा, ठीक, और नया आज़म होगा। और ये जो सियासतदान है सौदेबाज किस्म के, जी, जो आपको पता है ना बाद में भी ऐसा ही हुआ ना कि ये जो कश्मीर की आज़ादी जो है, जो रास्ते में दीवार बन गए हैं, इनका कालाकामा कर दिया जाएगा। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी और इस बगावत के दीगर अबवाब पर बात होगी, और फिर जो हाजिर माल है यानी जो हाजिर केस है उस पर भी बात होगी, जनरल मुशर्रफ के केस पर भी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान की पहली फौजी बगावत के हवाले से। देखिए इसमें एक और जर्नैल शामिल थे, एयरफोर्स के अफसर शामिल थे, नज़ीर उनका नाम था, और कई फौजी अफसर थे, ठीक, सिविलियंस थे, और इसमें AK बरोही जो है स्पेशल कोर्ट बनी थी उस वक्त में। अच्छा। और 3 जज थे, उन पर मुश्तमिल थी। मगर उसकी कार्रवाई जो थी वो प्रेस के लिए नहीं थी, ओपन नहीं थी वो कोर्ट, ठीक, क्लोज्ड कोर्ट थी। ना तो उसकी कार्रवाई कहीं शाया हुई, ना उसके बाद उसका फैसला मंजर आम पर आया। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक क्लोज डोर अदालत थी। लेकिन सजाएं तो हो गई थी। सजाएं हुई, हाँ।
और इसमें AK बरोही जो है वो इस्तगासे की तरफ से पेश हुए, ठीक। और जो सफाई के वकील थे उनको लीड कर रहे थे सोहरावर्दी साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो अजीम रहनुमा थे तहरीक पाकिस्तान के, मशरक़ी पाकिस्तान के से उनका ताल्लुक था, और अवामी लीग के वो बानियों में से थे, और उन्हीं के शागिर्द थे या खलीफा थे मुजीबुर रहमान, ठीक। तो बहुत बड़े वकील थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। तो जब वो पाकिस्तान आए हैं तो फिर उन्होंने आके लाहौर में डेरा लगाया था, अच्छा, और यहाँ उन्होंने वकालत शुरू की थी। तो उन्होंने हैदराबाद में इसकी कार्रवाई हुई, और वहाँ सोहरावर्दी साहब ने भी 2 महीने तकरीबन मेरा ख्याल दलाइल दिए उनके सफाई के वकालत, और 2 महीने ही करीबन AK बरोही साहब ने दलाइल दिए। तो बहरहाल ये अब इसमें बड़ी एक टेक्निकल बात है। एक पुलिस अफसर था, वो बड़ा मोतमिद था जनरल अकबर का, अच्छा, वो भी उनके एतमाद में था कि यह कार्रवाई इस तरह कुछ हो रही है, सोच रहे हैं लोग, ठीक। उसने मुखबरी कर दी, और जो IG हैं उस वक्त सूबा सरहद के, उनको बता दिया जाके कि ये हो रहा है। अच्छा, और जो सूबा सरहद की हुकूमत थी उसने लियाकत अली खान को बताया, इतला दी। लियाकत अली खान उस वक्त पंजाब में इंतखाबात हो रहे थे, और लियाकत अली खान कैंपेन पर निकले हुए थे, सरगोदा में थे वो, ठीक। सैलोन पे, रेलवे पे गए थे, अच्छा। रेल पे। वहां उन्होंने अयूब को बुलाया। अयूब कमांडर इन चीफ थे और सिकंदर मिर्जा डिफेंस सेक्रेटरी, तो दोनों को बुलाया और उनको कहा कि ये इत्तला मिली, अच्छा, और इसकी आप उन्होंने अपने तौर पर उसकी इंक्वायरी की जो कुछ कर सकते थे, और उसके बाद तस्दीक कर दी कि हाँ ये बात दुरुस्त है, ठीक। और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया सबको। 2 आदमी उनके अंदर से वादा मुआफ गवाह बन गए, ठीक। अब बड़ी दिलचस्प बात ये तो जनरल अकबर खान ने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है, और वो तस्लीम करते हैं कि वो ये सोच रहे थे, ठीक। ये प्रोग्राम बन रहा था, ये सोचा गया था, और ये 22 फरवरी 1951 को जनरल अकबर खान के घर पर ये एक आध लोग ऐसे भी फंस जाते हैं, बाद औक़ात होता है ना, ये लोग इकट्ठे हुए। इसमें उनकी बेगम जो नसीम अकबर थी वो भी शामिल थी, उनको भी अच्छा। वो बाद में बरी हो गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया। नसीम अकबर जो है वो बेटी थी बेगम जहां आरा शाहनवाज की, ठीक। और बेगम जहां आरा शाहनवाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की चोटी की लीडर थी, और वो बेटी थी सर मोहम्मद शफी की। जब मुस्लिम लीग के 2 धड़े हुए, बिल्कुल, तो एक शफी लीग बनी, एक जिना लीग बनी। अच्छा, तो सर मोहम्मद शफी जो मुस्लिम लीग के सरबराह थे दूसरी के, अल्लामा इकबाल उनके साथ थे उस वक्त, जी, बाद में फिर सुलह हुई। बिल्कुल। तो ये उनकी बेटी थी, बहुत बहुत बड़ी खातून रहनुमा थी, और पहली जो असेंबली थी हमारी उसकी रुकन भी थी। ठीक। तो ये उनकी बेटी थी नसीम अकबर, और उनकी बीवी थी ठीक। जनरल अकबर की। जनरल अकबर का ताल्लुक भी सूबा सरहद से था, खैबर पीके। जी बिल्कुल। ये उस्मान जई के यानी 4 सद्दा के करीब जो गांव है जहां अब्दुल गफ्फार खां पैदा हुए, वहीं ये पैदा हुए। अच्छा, अच्छा। तो बहरहाल तो 22 फरवरी 1951 को इनके घर पे मीटिंग हुई, ठीक। 7 घंटे ये मीटिंग जारी रही, हाँ, और इसमें ये जो इनकलाबी मंसूबा है इसका जायजा लिया जाता। ठीक। अब ये जो इनका कहना था अकबर खान का और उनके रफका का कि 7 घंटे गौर करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस मंसूबे पर अमल ना किया जाए। अच्छा, ठीक। लेकिन जो इस्तगासा था, हाँ, उसका कहना था वो इस बात से इनकारी था, इस बात को नहीं मानता था। ठीक। वो उस मंसूबे पर, क्योंकि पहले भी ये तो नकल हरकत तो इनकी जारी थी, बिल्कुल, बातचीत तो एक सर्वेलेंस तो थी, और इंटेलिजेंस वाले नजर रखे हुए थे इन पे, ठीक। और बड़े सरफेले जर्नल थे। अच्छा, कुछ कर सकते थे, मतलब करके दिखा सकते थे, बस हर चीज लुटा के। बड़े उसके बाद भी फिर उनको 12 साल कैद की सजा हुई, ठीक। और फैज अहमद फायज साहब को 4 साल कैद की सजा हुई, कैद सख्त बामुशक्कत। अच्छा, अच्छा, और 500 रुपया जुर्माना, ठीक। अदम अदायगी जुर्माने की सूरत में 1 साल कैद, और अच्छा, नहीं 500 रुपया उससे इतनी बड़ी रकम बिल्कुल, थी।
तो बहरहाल ये जब असेंबली टूटी है जी और दूसरी असेंबली बनी बिल्कुल 1955 में जी, तो फिर इनको रहा कर दिया गया उस असेंबली के जरिए से। वो एक अलग कहानी है राय की। और ये उसके मेजर इसहाक जो है मजदूर किसान पार्टी के बाद में लीडर बने, वो भी इन्हीं लोगों में थे। एक जफरुल्लाह पोचन थे, वो भी इधर थे। एक जंजुआ थे यानी एयरफोर्स के, वो भी इनमें थे। बहुत से लोग थे। अब ये जो फैज अहमद फैज साहब है, उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिंदानामा उनकी किताब, और बड़ी गजलें और नज़में कहीं, और बड़ी एक 4 साल में आप देखिए शायरी जनाब उसका क्या क्या सूरत में होगी, और बड़ी एक जेल काटी सब्र और सुकून के साथ। और उसके बाद जब वो रहा हुए तो सोहरावर्दी मरहूम का कसीदा लिखा उन्होंने। अच्छा, कोई कसीदा और नहीं लिखा, ये सिर्फ सोहरावर्दी का कसीदा लिखा, और उनको इस्तकबालिया दिया गया हुसैन की सोहरावर्दी को। तो उन्होंने उसमें वो पढ़ के सुनाया। वो मैं अब तो आपको सारे शेर तो नहीं सुना सकता, लेकिन वो इसमें कहते, किस तरह ब्याह हो तेरा पैराया है तकरीर, गोया सरे बातिल पे चमकने लगी शमशीर, वो जोर है एक लफ्ज उधर नुत्क से निकला, वहां सीना अगयार में पैवस्त हुए तीर। वाह। और ये उनका वो है। और फिर कहते हैं हर दौर में सर होते हैं कसरे जमोदारा, हर अहद में दीवार सतम होती है तस्खीर, वाह। और हर दौर में मलून शकावत है सिमर की, हर दौर में मलून शकावत है शिमर की, हर अहद में मसऊद है कुर्बानी शब्बीर। वाह। और फिर दुआ देते हैं उसको आखिर में सोहरावर्दी साहब को, हर लहजा तेरा ताले इकबाल सवा हो, यानी तेरी किस्मत जो है चमकती जाए, और हर लहजा मददगार हो तदबीर की तकदीर, और हर बात हो मकबूल, हर एक बोल हो बाला, कुछ और भी रौनक में बड़े शोला तकरीर। वाह। और हर दिन हो तेरा लुत्फ जुबां और ज्यादा, और अल्लाह करे जोर बयां और ज्यादा। शामी साहब, इसके भी 3 रुकन थे, 3 रुकनी बेंच था, 3 रुकनी अदालत थी जिसने फैसला किया। एक मशरकी पाकिस्तान से थे, ठीक है, और 2 यहाँ से। और आज अब ये कुछ सिमिलैरिटी नहीं नजर नहीं, आ रही। अब ये एक दफा बता रहा हूँ कि 3 रुकनी अदालत। हमारे फौजी जवान है ना, उनको एक दुनिया अपनी होती है उनकी। ठीक। वो समझते हैं कि बस वो दुनिया को जेरो जबर कर सकते हैं जी। जो हुकूमत में बैठा होता है ना, वो सारी तरफ देख रहा होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तरफ देख लेते हैं और अपने सर बाद औकात हथेली पे रख लेते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी फौज में फिर क्या क्या कुछ नहीं हुआ उसके बाद। इस पे हम ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। ये वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है। फैज़ अहमद फैज़ से चली थी तो बात हो गई, फिर अब जो आज बनने वाला 3 रुकनी बेंच और उसके सामने एक फौजी का मुकदमा। तो अपने अली असगर अब्बास साहब हैं, हमारे दानिश्वर नौजवान है, उनका फोन, नौजवान तो खैर इतने नहीं है लेकिन दानिश्वर, तो वो अखबार नवीस पे है, उनका आया फोन कि भाई आज तो अहमद नदीम कासमी साहब की सालगिरह भी है। बिल्कुल। तो उनका भी जिक्र कर दिया जाए। हाँ, अहमद नदीम कासमी साहब अपनी जगह एक अदालत थे और उनकी सालगिरह है और फैज़ साहब की रुखसती का दिन है। बिल्कुल। तो कासमी साहब का जिक्र भी इंशाल्लाह तफसील से करेंगे। और ये जो मैंने ये जब नज़्म पढ़ी तो ये उनका कुलियात है फैज़ अहमद फैज़ के, जो हमारे दोस्त हैं जवाद साहब, उन्होंने छापे हैं और उन्होंने ये एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो उनका मैसेज भी आ गया। ठीक है। अच्छा, तो फिर आज की 3 रुकनी आप आज क्या है, ये एक फौज के अंदर बाज लोगों में ये कहीं ना कहीं ये एक कीड़ा मौजूद रहा है कि हम बहुत जल्द मामलात को दुरुस्त करते हैं और पॉलिटिशियंस जो है ये काम नहीं करते। अयूब खान को भी आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे मामलात भी अयूब खान का इनकलाब जो था या वो एक सोचा समझा फैसला था, वो बड़ी एक उन्होंने तब्दीली भी लाए वो, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया उस तब्दीली के साथ, ये एक अलग मौजू है, अलग कहानी है। अब परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनका अब ट्रायल होने वाला है। तो जनरल अकबर खान में वो ही बेताबी थी जो परवेज मुशर्रफ साहब में है, मगर वो उससे तो कहीं दर्जे आगे बड़े जर्नैल थे। परवेज मुशर्रफ साहब तो बेचारे कुछ नहीं थे उनके मुकाबले।
लेकिन हमारा परवेज मुशर्रफ साहब अब कोर्ट के सामने पेश होंगे जी। अब उनके जो हामी हैं, हाली मवाली हैं, उन्होंने एक शोर महशर बर्पा किया हुआ है। बिल्कुल। जनाब 12 अक्टूबर 99 का क्या करेंगे, तो फिर उससे पहले 56 का क्या करेंगे, और फिर ज़िया-उल-हक का क्या, किसी का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं का करेंगे। और 3 नवंबर 2007 का मसला होगा। अच्छा शामी साहब, 3 नवंबर में अब तो नाम ले लेके लोग कहना शुरू हो गए हैं, फलां भी आएगा, और किसी को अगर कहते रहे, अच्छा, कोई फर्क पड़ता, कोई नहीं पड़ता। ठीक है। ये इसलिए कि अदालत कायम हो चुकी है। अब वो कहते हैं जो फैसल अरब साहब हैं, हाँ, वो तो पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया, वो तो उन जजों में शामिल थे। तो वो तो थे, तो उन्होंने जब ज़मीर की आवाज़ पर मुशर्रफ के सामने नहीं झुके तो किसी और के सामने भी नहीं झुकेंगे। बिल्कुल। वैसे मुनासिब होता कोई और जज जो है उसको लीड कर लेते, ठीक, जो बाद में जज बने। हाँ, लेकिन बहरहाल बिल्कुल, अब वो भी अगर जज हैं तो हैं। ठीक है। शामी साहब, अगली खबर की अगली खबर ये है जी कि परवेज मुशर्रफ साहब जो है उनका मुकदमा ज्यादा देर नहीं लेगा। अच्छा, हाँ, और जब ज्यादा देर नहीं लेगा, ये तो देखिए, ये फैसला तो तकरीबन हुआ है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट उनको मुजरम करार दे चुकी है। ठीक है। अब जो स्पेशल कोर्ट है उसने एक सुनना है, उनको एक मौका देना है सफाई का, और उनकी सजा का तयन करना है। और उसमें भी सिर्फ 2 ही रास्ते हैं? 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं। ठीक। अब ये देखना कि इनको कौन से रास्ते से इन्होंने सफर करना है मुस्तकबिल में। ठीक। तो इसलिए जो हमारे दोस्त शोर मचाए हुए हैं वो कुछ भी नहीं होगा। जो उनके यानी जो उनसे हलफ उठवाते रहे, जो उनके बैत करते रहे, जो खुशामदेद करते रहे, जो उनको मशवरे देते रहे, वो अपनी जगह कामते कुमते तो होंगे ना। बिल्कुल। लेकिन और तरह तरह के नुक्ते भी उठाते हैं। ये नुक्ते वुक्ते उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 हिचकियों में हो गया बीमारे गम तमाम, दिल देखते रहे वो जगर देखते रहे। और मेरा ख्याल है कि कार्रवाई जो है मुकदमे की 1 महीने में 1.5 महीने में खत्म हो सकती। अच्छा, हाँ, ठीक है शाम साहब, लेकिन इससे वो जो पॉलिटिकल जलजले की जिसकी उम्मीद, कोई जलजला नहीं होगा, कुछ नहीं अच्छा। होगा। न खंजर उठे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। कोई जलजला, कानून अपना रास्ता मुतय्यन करे, कोई जलजला आने की उम्मीद नहीं है। शाम साहब, आज सरताज अजीज साहब ने सेनेट की कमेटी में यकीन दिलाया कि अब आइंदा ड्रोन अटैक नहीं होंगे जब हम मुज़ाकरात करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो सरताज अजीज साहब जरा पहले ही कह देते, कल रात को तो नहीं मशवरा किया होगा ना अमेरिका से। हाँ। तो अगर ये पहले बात कह देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो ड्रोन हुआ है हकीमुल्लाह महसूद पर, अगर ये भी ना होता तो फजा ज़रा मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल अब देखिए, दुनिया, हमारे जनरल सनाउल्लाह न्याजी जो हैं उन पर हमला हुआ, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली। फौज ने तो दिल पे पत्थर रख लिया और कियानी साहब ने कहा यानी सियासी अमल जो है उसको मौका दिया जाए। ठीक। तो इसी तरह जो हमारे तालिबान हैं उनको भी दिल पे पत्थर रख लेना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। और ये जो बार बार उनकी तरफ से बयान आते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और धमकियां भी दी जाती हैं, सबक सिखा देंगे, बदला लेंगे, सबक सिखा देंगे, बदला लेंगे, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। आप मामलात को समझें, ये भी जो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, और मामलात को संभालें। उनका अपना मुफाद भी इसमें है। ठीक है। झगड़ा जो है उसको आप ख़त्म करें और समेटें जी। और बातचीत का मौका मिल रहा है, बातचीत कर लें। तो शाम साहब, आज वो कह रहे हैं सरताज अजीज साहब कि हमारा मुआहदा है नेटो सप्लाई के हवाले से, तो हम उनकी वापसी, जो अमेरिका की वापसी, उसको रोक नहीं सकते। हाँ चलिए, वो तो ठीक है। मुआहदा तो उस वक्त भी था जब वो पहले सलाला के बाद रुकी थी। ठीक। और उस वक्त तो जनाब मुस्लिम लीग नून भी पेश थी नेटो की सप्लाई रुकवाने में। बिल्कुल। जब हुकूमत पे आते हैं तो जरा मसाइल और होते हैं, जिम्मेदारियां और हो जाती हैं। अपोजिशन में बैठते हैं तो जुबान और तरह हिलती है। ठीक। और उस वक्त तो 9 गज की जुबान थी माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्तों की भी 900 गज की थी, बल्कि 9 गज क्या थी। अब वही जुबान लग गई है उनको, हजरत हमारे इमरान खान साहब को। बिल्कुल। अब कभी हुकूमत उनके पास आ गई तो उनके लहजे भी बदल जाएंगे। तो वो 23 तारीख का शो तो लगाएंगे वैसे। और तो शेख रशीद साहब ने भी अब उनको धमकी दे दी है कि मैं आपकी हिमायत में आ रहा हूं। कैन इट मेक एनी डिफरेंस? शेख रशीद साहब नहीं, ये जो शो लगेगा उस दिन 23 तारीख। देखिए, अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको मुजाहरा करना चाहिए इस्लामाबाद में। ठीक। और हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि आप इसे रोकें,
उनको हक हासिल है ये मुतालबा करने का, ये मजाहरा करने का, लेकिन रोकने का हक हासिल नहीं है फिजिकली। ठीक। दस्तूर और कानून उनको हक देता है अपने नुक्ता नजर के आधार का, ठीक, उसको नाफिज करने का नहीं, क्योंकि ये उनका इख्तियार नहीं है जी। ना ये पीटीआई का इख्तियार है, ना जमात इस्लामी का इख्तियार है, ना किसी और जमात का इख्तियार है, ना ये किसी सूबाई हुकूमत का इख्तियार है ठीक, कि नेटो सप्लाई रोके या बहाल करे। बिल्कुल। इनको सियासी जमात के तौर पर जी। एहतजाज का हक हासिल है, वफाकी हुकूमत से गुत्तम गुत्ता होने का हक हासिल है जी। उसका गिरबान पकड़ने का हक हासिल ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर मामला और होगा। शाम साहब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और फिर दोबारा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपके सवालात भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। शामी साहब, मलाला को एक और अवार्ड मिल गया, सखारोफ अवार्ड। ये यूरोप ने दिया है जी, यूरोपीय यूनियन ने दिया और बड़े जनाब तमतराक से और शान शौकत से पेश किया गया जी। लोग उठ के खड़े हुए, तालियां बजाते रहे, बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है, उसने बड़ी अच्छी तकरीर भी की। जी। और लेकिन शामी साहब साथ 50,000 यूरो भी मिल रहे हैं इसके साथ। 50,000 यूरो जी, तो कितने हो गए? अच्छी खासी रकम बनती है हम जैसे गरीब आदमियों के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, चलिए, नहीं इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन बहरहाल उसने तकरीर भी अच्छी की है। देखे, मलाला जो है ये हमारी बेटी है और हमें इस पे फख्र करना चाहिए। अब उसकी किताब के में बहुत कई चंद चीज़ें ऐसी थी जिनसे इख्तलाफ था, उसकी निशानदेही कर गई और बताया गया कि वो अब वो चीज़ें हज़फ हो जाएंगी जी। जो ऐसी यानी नामुनासिब जो फिक्रे थे वो हज़फ कर दिए जाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं थी जी। तो मलाला जो है, पता नहीं हमारे पास लोग उस पर क्यों गरजते बरसते हैं। खास तौर पे वो मलाला पे तो नहीं कहते, मगरिब में पजीराई जो है बड़ी अच्छी बात है। मगरिब में पजीराई जो है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है मगरिब में हमारी पजीराई हो, और हमारी हुकूमतें तो जनाब उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं, वहाँ लॉबियस्ट रखती हैं, और वहाँ से जनाब बड़े बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं लोगों को राग़िब करने के। तो हमारी अगर बच्ची अगर यहाँ उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी इज्जत है, तो ठीक है, उसको मुबारकबाद मलाला को, और पाकिस्तान का जो है झंडा उसको बुलंद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शम्स साहब, जरा सवालात की तरफ चलें, और आज बहुत सारे सवालात जो हैं लोगों ने किए हैं, और सबसे पहले तो बल्कि हम इस बजाय इसके कि फेसबुक की तरफ और मैसेजेस की तरफ जाएं, डॉक्टर आमिर अजीज साहब ने हमें फ़ोन किया, तो वो हमारे साथ वो भी देते। कामरान शफी साहब जो है जी, उनका मैसेज आया है, बड़ी दुआ दी है उन्होंने। अच्छा, और वाजिद जवाद साहब की तो ये आपको जी, मैंने जी, ये मजमुआ है, वो पहले मैंने जिक्र कर दिया है, तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। बिल्कुल। अब आमिर अजीज साहब, आमिर अजीज साहब। जी, आमिर अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी जनाब, डॉक्टर साहब। मैंने आज आपको इसलिए तकलीफ दी कि आपका मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। कल आप लोगों ने इतनी खूबसूरत बातें की और मेरे ज़हन में आई बात, किथे मेहर अली किथे तेरी सना। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। और तौफीक भट्ट साहब का मैं बड़ा ममनून हूँ जिन्होंने हमारे बुजुर्ग भाई शामी साहब और दोस्तों को घुरके अस्पताल मदऊ किया। नहीं वो तो ठीक। डॉक्टर साहब ये बताएं आप मुझे जी, अब यानी जो आप यानी जो काम आप कर रहे हैं, शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए और हमने हस्बे तौफीक किया है और करेंगे भी, लेकिन ये बताएं कि अब आपको यानी किस तरह आप आगे बढ़ेंगे और क्या आपको दरकार है अब? शामी साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में $3 मिलियन इकट्ठा करके और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां सारा सेटअप कर दिया है। अब हमें $1 मिलियन की और जरूरत है, जिससे हमने CT स्कैन और 5 इमेज इंटेंसिफायर मशीनें खरीदनी है, और हम $1 अरब का एक इंडाउमेंट फंड बनाना चाह रहे हैं ताकि किसी की हमें जरूरत ना रहे किसी पे डिपेंड करने की, और अल्लाह की मखलूक का मुफ्त इलाज हो। हमारा रोल मॉडल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट डॉक्टर अदीब रिजवी हैं आप जी। आप डॉक्टर अदीब रिजवी की तरह से यहां भी ये अदारा कायम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी जो है दुनिया में फैले हुए हैं, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरा तो ख्याल है बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि आपने बहुत
थोड़ी रकम मांगी है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत और शुक्रिया। अदीब रिजवी साहब बजाते खुद एक बहुत बड़ा हवाला है कराची का, इसलिए ना कि वहाँ उनका जो अस्पताल इंस्टीट्यूट है बिल्कुल। उसमें भी ये आप इलाज के पैसे नहीं लगते, बिल्कुल। गरीब हो या अमीर हो, जिसने देना है वो दे जाए। आपको सबसे ज्यादा मैसेजेस मेजर वसीम साहब के आते हैं ना? हाँ जी, आज मेजर वसीम साहब खुद आ गए हमारे अच्छा। साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी जनाब, जी। फरमाइए क्या पैगाम है आपका? पैगाम मेरा ये है कि ये जो कल पोस्टिंग्स हुई हैं, फौज में शफलिंग हुई है हाई लेवल के ऊपर। हाँ जी, ये कोर कमांडर्स कोर बदले कमांडर- गए हैं, जी, जी, कोर जी, कमांडर बदले गए हैं, फौजी अफसर बदले गए हैं। हाँ जी, ये पोस्टिंग जो है ये अभी नेक्स्ट चीफ का प्रोगेटिव था कि वो आके अपने स्टाफ अफसर्स को बदलता, अपने कोर कमांडर्स को बदलता। इसलिए तमाम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नॉमिनेशन 4 से 6 हफ्ते पहले हो जाती। नहीं, ये कुछ जरूरी था इस वक्त? तबादले जरूरी थे क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इमरजेंसी थी जिसमें ये आप तो घर के भेजी है ना? नहीं ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें ये तबादले जो है ये फौरन कर दिए जाते। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई मेरा कोई इरादा जो भी नहीं है ऐसा, यानी आप बेताब ना हो? उन्होंने तो अपना इरादा बड़ी देर का जाहिर कर दिया हुआ है। कौली इरादा। जी हाँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इरादा करना चाहिए था कि उनके साथ मिलकर 4 हफ्ते पहले ये पोस्टिंग कर देते, ताकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि आने वाले चीफ को पुराने चीफ ने ब्रीफ करनी होती है। ठीक, ठीक, अब ताकि वो उसका पूरा हो ठीक बात है। अब मैं सब जी। अब आप कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल करें तो अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। फौज के मामलात में ना मुदाखलत कर सकते हैं जी। और ना तारीफ के अलावा क्या करें अब हम। और बिल्कुल। चलो अजमल मिर्जा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम अकरम साहब और शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा शामी साहब, बहुत खुशी होती है कि आप जो है आवाज़ें हक बुलंद करते रहते हैं। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैं हूँ तो मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत से बहुत परेशान थे। मियाँ साहब से बहुत हमें उम्मीदें थी कि गवर्नमेंट आएगी, मुस्लिम लीग की कुछ अच्छा करेगी। तो इनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर दें कि कम से कम गरीब आदमी के लिए रोटी तो सस्ती कर दें। कैसे कर दें? कुछ तरीका भी बताए ना साथ उनको। जी शाम वो साहब, कहते हैं सब्र करें, सब्र का फल आपको मिलेगा, उनका बकायदा दावा ये है। अब देखिए शामी साहब, ये जी अब्दुल बासित खान साहब हैं और मैरी मरियम हैं और जी ये एक और कुछ मुश्किल से नाम के वाले अली साहब हैं। ये इन्होंने ये कहा है कि जनाब आप मलाला को क्यों डिस्कस करते हैं? मलाला ना हमारी हीरो है, ना उसके वालिद हमारे हीरो हैं और वो कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करती। क्यों नहीं करती? जब एक बच्ची उसने एक स्टैंड लिया तालीम के लिए और फिर उसने गोली खाई, मौत के मुंह से वापस आई। ताइब थे एहतसाब से जब सारे बादकश, मुझको ये इफ्तिखार के मैं मैकदे में था। तो भाई इस तरह के काम जो है उसी से लोग बड़े होते हैं। ठीक, तो गलती कोताही तो अपनी जगह है। हमें इस तरह नहीं, इतने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। ये एक इंतहा पसंदी है। जी शाम साहब, ये पाशा साहब हैं जी, रहमान पाशा साहब हैं जड़ावाला से। ये कह रहे हैं शामी साहब, असल बात है मुशर्रफ को इस बात की सज़ा मिल रही है कि इन्होंने शरीफ बरादरान को जाने दिया था। अच्छा, ना जाने देते तो तब भी जेल से राह चुके होते। काट लिए 10 साल तो हो गए, 10-12 साल से देखे ना। ठीक है, तो जब भी उनकी कैद पूरी हो चुकी होती बिल्कुल, फिर वो मैदान में होते जी। तो अगर उनको भी इतनी थोड़ी बहुत 15-10-12 साल की कैद काटनी पड़ जाए तो वो भी खातर जमा रखे, फिर मुकाबला हो जाएगा। शाम साहब, हमारे आज दिल छोटा ना करें। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।